हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लुई अठारवा के बारे में जानने वाले हैं। तो लुई अठारवा का जन्म जो है वो 17 नवंबर 1755 में हुआ था। देखिए 1815 से 1824 में ये फ्रांस का जो है गद्दी संभाला। यानी ऐसे तो 1814 में ये गद्दी संभाला था, लेकिन फिर एक साल के बाद जो है मतलब नेपोलियन ने आकर के फिर जो है इस पे क्या किया, हमला किया था और वहां पर जो है अब गद्दी जो है छीन लिया था इससे। तो देखिए फिर जब ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, हंगरी और रूस और प्रसा मिल करके जब नेपोलियन पर हमला किया तो उसको हरा दिया था, जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या किया था, फिर दोबारा किसको, लुई अठारवा को जो है मेटरनिक जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, इसको जो है यहाँ पे सत्ता दिया और वो जो है आपका जो लुई अठारवा है वो वहाँ राजा बना। तो 1815 से 1824 तक जो है वो वहाँ का राजा बना, क्योंकि देखिए 1824 में उसका जो है मृत्यु हो गया था। 16 सितंबर 1824 में लुई अठारवा का मौत हो गया था। देखिए ये जो है लुई अठारवा जो है अपने सदन को दो भागों में बांट दिया था, दो सदनों वाली जो है सदन बनाया था। और देखिए जैसे लुई अठारवा फ्रांस का राजा बना तो लुई अठारवा जो था वो कौन था, बुर्बो राजवंश का ही वंश था। तो इसी वजह से दोबारा क्या हो गया, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का जो है स्थापना हो गया, पुनर्स्थापना उसी को हम लोग कहते हैं। अब देखिए लुई अठारवा जो है एक नीति अपनाया था जिसको सुलह की नीति कहा जाता है। अब इस सुलह की नीति को जो है 1814 का फरमान भी माना जाता है। 1814 का नीति भी इसको बोल सकते हैं या सुलह की नीति भी बोल सकते हैं। तो ये था लुई अठारवा के बारे में। तो देखिए जब लुई अठारवा की मृत्यु हो गई 1824 में, तो फिर अब फ्रांस के पास कोई राजा नहीं था। तो अब राजा बना कौन, फिर फ्रांस का जो बागडोर है सत्ता का, तो उसको कौन संभाला, तो इसके जो भाई थे चार्ल्स दसम, उसी ने संभाला। तो अब हम लोग चार्ल्स दसम के बारे में जानेंगे। जो अब हम लोग जानते हैं चार्ल्स दसम के बारे में। तो बच्चों चार्ल्स दसम का जन्म जो है 9 अक्टूबर 1757 को हुआ था और ये जो है शासन का कमान जो है वो 16 सितंबर 1824 में जो है संभाल लिया था। ठीक है, 1824 में लुई अठारवा का जो है मृत्यु हो गया था। तो शासक के रूप में कौन आया, तो चार्ल्स दसम, जो कि उसका भाई था। अब देखिए फिर उसका शासन कब तक चला, 2 अगस्त 1830 तक चला और उसकी मृत्यु कब हो गई, 6 नवंबर 1836 में, जब वो 79 ईयर्स के थे। 79 साल के उम्र में उनका देहांत हो गया, यानी उनका मृत्यु हो गया। और बच्चों चार्ल्स दसम ने कुछ नियम बनाए थे, कुछ कानून बनाए थे। तो देखिए क्या क्या नियम था। पहला नियम ये था कि चर्च की शक्ति को बढ़ा दिया गया, यानी जो पादरी लोग होते थे उन लोगों का अधिकार बढ़ा दिया गया। और दूसरा क्या, मताधिकार को सीमित कर दिया गया, यानी जो सीमांती लोग थे, जो जमींदार लोग थे, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो है वोट दे सकते थे। और सबसे जो खतरनाक समझिए, जो इसके लिए बहुत बड़ा जो है हार का कारण बना, यानी इसको जो है जब 1830 में जब क्रांति हुआ फ्रांस में, तो उसमें जो सबसे ज्यादा अगर कोई इसका कानून इफेक्ट किया है तो वो तीसरा कानून था, जो कि पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। अब देखिए पोलिग्नेक कौन था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इतना समझ जाइए कि पोलिग्नेक को जो है दूसरा मेटरनिक कहा जाता है। जैसे मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, उसी तरह पोलिग्नेक भी क्या था, घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, तो ये जनता के लिए नहीं सोचता था पोलिग्नेक। तो बात ये था कि ये देखिए यह चार्ल्स दसम की सबसे बड़ी गलती थी, यानी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाना चार्ल्स दसम का सबसे बड़ा गलती था। अब क्यों गलती था, क्योंकि जनता जो है किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, और ये जो है चार्ल्स दसम जो है वो किसको प्रधानमंत्री बना दिया, पोलिग्नेक को। तो जनता में अब यहाँ से खटास पैदा होने लगा। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे पोलिग्नेक कौन था। जानते हैं पोलिग्नेक के बारे में। तो देखिए पोलिग्नेक मेटरनिक के ही जैसा था, प्रतिक्रियावादी। ठीक है, पोलिग्नेक एक अति राजशाहीवादी, मतलब ये बुर्बो राजवंश का बहुत ज्यादा समर्थक था। ठीक है, फ्रांसीसी राजनेता थे। वो चार्ल्स दसम के प्रधानमंत्री थे, यानी चार्ल्स दसम ने पोलिग्नेक को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े। और देखिए 1830 में उन्हें चैम्बर ऑफ पियर्स के द्वारा आजीवन कारावास की सजा दिया गया, क्योंकि बताएंगे क्यों दिया गया, अभी हम लोग नीचे देखते हैं। और देखिए 1836 में उसे इंग्लैंड भेज दिया गया था। अब देखिए पोलिग्नेक ने जो है एक अध्यादेश लागू किया था, जिसको हम लोग जुलाई की अध्यादेश कहते हैं, और यही उसका अंत का कारण बना। देखिए कैसे, 25 जुलाई 1830 में वो 4 नियम बनाया था, उसी को जुलाई अध्यादेश भी कहते हैं। तो 4 नियम में से कौन कौन सा नियम था, देखिए पहला नियम था कि सिर्फ 30% लोग ही वोट कर सकते हैं, और यही इसका विनाश का कारण बना, इसका अंत का कारण, यही जो 30% मतदान का जो अधिकार दिया गया।
अब 30% जो था, यानी 100% में से 30% लोग ही वोट डाल सकता है। अब 30% में कौन था? वही सीमांती लोग थे, जमींदार लोग थे, जिसके पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, पैसा है। सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। और 70% लोग, जनता जो है, वोट नहीं दे सकता है। तो अब 70% जनता जो है पूरा अपना मिजाज बना लिया कि आप जो है इसको हटाना है। और देखिए दूसरा क्या था कि प्रेस की स्वतंत्रता का निलंबन, यानी जो प्रेस है उसको आजादी नहीं दिया गया था। जैसे अभी भारत का मीडिया को देख लीजिए, वो चमचागिरी यानी दलालगिरी करता है, वैसे ही जो है कर दिया गया था फ्रांस में। तीसरा नियम क्या बनाया? तीसरा नियम था चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज का विघटन, यानी जो चुनाव करवाता था उसको क्या कर दिया गया? उसका विघटन कर दिया गया, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। अब देखिए चौथा नियम क्या बनाया था कि नया चुनाव प्रक्रिया, यानी नई तरीके से चुनाव होगा। तो ये सब में से सबसे ज्यादा इसको अगर नुकसान किया है तो ये जो पहला जो नियम है, यानी सिर्फ 30% लोग ही वोट दे सकते हैं, जो कि अमीर लोग। तो अब वहां का जनता 70% जनता पोलिगनेक के खिलाफ जो है एक हो गया, और तब शुरुआत हुआ जुलाई 1830 की क्रांति की, जो कि हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।